I am Ujjwal sir. Hello class, this is physics and this is 11th class. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास में। यह टॉपिक है 4.5 जिसका नाम है सदिशों का वियोजन। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था, तो मैं आपको थोड़ी सी और समझा देता हूं इसमें क्या कि किसी सदिश का प्रभाव अन्य दिशा में ज्ञात किया जाना। ठीक है, अन्य दिशा में ज्ञात किया जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सदिश का वियोजन कहलाता है। ठीक है, सॉरी बच्चों, सदिश का क्या कहलाता है बच्चों? वियोजन कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास अगर द्विविमीय, ठीक है, द्विविमीय सदिश वियोजन की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, द्विविमीय सदिश वियोजन की बात करें, ठीक है, अगर दो विमा सदिश के वियोजन की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास कोई सदिश है और वो इस दिशा में है। इसका नाम है क्या? ए वेक्टर, है ना, ए वेक्टर। और इस ए वेक्टर को मूल बिंदु के सापेक्ष में दिखा रखे हैं। ठीक है, जिसके लिए एक्स एक्सिस जो है वह इस दिशा में है, जिसके लिए वाई एक्सिस इस दिशा में है। ठीक है, तो यह एक्स और वाई कार्तीय निर्देशांक पद्धति में इस ए वेक्टर को दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, अब इस ए वेक्टर के पास ये जो सदिश हमारा ए वेक्टर है उसके अन्य दिशाओं में घटक हो सकते हैं। अगर हम इस प्रभाव हो सकता है, ठीक है, प्रभाव, तो ए वेक्टर का प्रभाव अगर हम लोग इस दिशा में निकालना चाहते हैं तो यहां से क्या डालेंगे? ए वेक्टर से लंब डालेंगे। बोलिए ओ, और इसका नाम दे देते हैं बच्चों हम लोग पी। तो पी बिंदु पे ए वेक्टर है ना, ओपी वेक्टर ही क्या है बच्चों? ये जो ओपी सदी मतलब स्थिति है वही क्या है? हमारी ए वेक्टर है ना। अगर हम लोग इस ए वेक्टर का वियोजन निकालना चाहते हैं इस दिशा में तो हम लोग ओपी से, है ना, ओपी वाली स्थिति सदिश का पी बिंदु से इस पर लंब डालेंगे। ठीक है, इसका नाम दे दिया बच्चों एन। तो ये जो ओ एन है हमारा, ये हो गया कौन सा घटक? ए वेक्टर का एक्स के दिशा में घटक। ठीक है, जिसको हम लोग बच्चों व्यक्त कर सकते हैं किससे? ए एक्स वेक्टर से। ठीक है, फिर पी बिंदु से हम लोग प्रभाव डालेंगे, मतलब लंब डालेंगे किस बिंदु पर? वाई एक्स पर, जिसका इस बिंदु पर नाम दे दिया हमने एम। ओके, तो इस सदिश ए वेक्टर का वाई की दिशा में प्रभाव कितना हो गया? ओ एम, जिसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं किससे? ए वाई वेक्टर से। बोलिए हाँ है ना, बोलिए बच्चों। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? आप ही बताएं कि क्या ये वाली जो सदिश है हमारा, क्या वह इस सदिश के बराबर नहीं होगा? कैसे? क्योंकि ये सदिश जिस परिमाप का लग रहा है उसी परिमाप का ये भी लग रहा है, और इसकी दिशा अगर ऊपर की ओर तो इसकी दिशा भी ऊपर की ओर। तो बोलिए हाँ या ना, ये सदिश आपको बिल्कुल ऊपर लग रहा है, इसको क्या मैं कह सकता हूं? ए वाई वेक्टर। बोलिए, और इसको क्या मैं कह सकता हूं? ए एक्स वेक्टर इस दिशा में। बोलिए, तो इस सदिश का और इस सदिश का सिर से पूंछ मिल रहा है, इस सदिश का और इस सदिश का पूंछ से पूंछ मिल रहा है और सिर से सिर मिल रहा है। तो देखिए, इसका घटक मैंने दो दिशाओं में निकाला, ए एक्स की दिशा में और ए वाई की दिशा में। बोलिए हाँ या ना। तो अब बच्चों अगर आप त्रिभुज, अगर आप ट्रायंगल ओ एन और पी को देखें, ओ एन पी को देखें तो आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है कि यह कुछ और नहीं बल्कि समकोण त्रिभुज है। यह क्या है? समकोण त्रिभुज। बोलिए हाँ है ना, समकोण त्रिभुज एकदम नजर आ रहा है। बोलिए,
तो दिक्कत नहीं। और ये बिल्कुल बच्चों, अगर हम लोग इन सदिशों को, है ना, इस ए वेक्टर को, यहाँ ए वेक्टर को देखें हम लोग, तो दिख रहा है कि ये दो सदिशों का क्या है, योग है। बोलिए, ये परिणामी सदिश की तरह दिख रहा है अभी, बोलिए हाँ है ना। तो यहाँ जो हमारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर परिणामी सदिश है, और हम भी यही जानते हैं कि ये परिणामी सदिश है। ये तो अंतिम सदिश है। जो ये सदिश दो घटकों का योग है, एक एक्स वाले का और दूसरा वाई वाले का, मतलब ये सदिश दो भागों में बढ़ चुका है, एक्स की दिशा में और वाई की दिशा में। तो यहाँ ए वेक्टर परिणामी सदिश है, बोलिए हाँ है ना। और परिणामी सदिश ए वेक्टर का वैल्यू किसके बराबर होता है, एक्स के घटक और वाई के घटक के बराबर, बोलिए हाँ है ना। ए एक्स वेक्टर और प्लस ए वाई वेक्टर के योग के बराबर, बोलिए हाँ है ना, पक्का। और हम लोग सदिश के त्रिभुज योग नियम द्वारा भी जानते हैं, परिणामी सदिश दो सदिशों का योग होता है, बोलिए हाँ है ना, कोई दिक्कत। ओके बस, तो ये तो ए वेक्टर बराबर में ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर हो गया आपके पास, बोलिए हाँ है ना। अब अगर आप ए वेक्टर का जो है वह परिमाण, मैग्नीट्यूड ज्ञात करना चाहते हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि बच्चों, जब भी किसी का अगर आपको परिमाण चाहिए तो आप उस सदिश का क्या कर दोगे, उस सदिश में मोड लगा दोगे। परिमाण चाहिए तो ए वेक्टर का परिमाण चाहिए, अगर इसमें मोड लगाए तो उसके दाएं वाले पक्ष में भी मोड लगाइए, तो हो जाएगा ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, बोलिए हाँ है ना। बच्चों, जैसे ही आप मोड लगाते हैं और अगर वो सदिश है तो वो क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, वर्ग। अगर आप किसी सदिश का मोड निकालना चाहते हैं, दैट मीन्स उसका क्या कर दीजिए, परिमाण निकालना चाहते हैं, तो मोड लगा दीजिए। मोड का मतलब उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपने बराबर से पहले स्क्वायर किया तो बराबर के बाद भी क्या करेंगे, स्क्वायर। तो दैट मीन्स कहे तो ए एक्स वेक्टर और प्लस ए वाई वेक्टर का क्या, होल स्क्वायर, बोलिए हाँ या ना। ओके बच्चों, जैसे ही आपने किसी सदिश का स्क्वायर किया है तो उसका क्या आएगा, परिमाण। परिमाण को हम लोग क्या करते हैं, बिना मोड और बिना सदिश का लिखते हैं, और उसके ऊपर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर, बोलिए हाँ या ना, पक्का, एकदम कंफर्म, पक्का, बोलिए एकदम कंफर्म, ठीक है। तो बच्चों, ए स्क्वायर बराबर क्या क्या कहा मैंने, यहां पर ए वेक्टर था, ए वेक्टर का मुझे परिमाण निकालना है, तो मैंने क्या लगा दिया, मोड। तो इस दोनों तरफ भी मोड लगेगा, है ना। और बच्चों, जब भी मुझे परिमाण निकालना है, अगर इसका मुझे परिमाण निकालना है, तो हम लोग इसको क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, ठीक है ना। तो स्क्वायर करने पर ये ए वेक्टर का मोड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो मोड और वेक्टर हटके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बोलिए हाँ है ना, बराबर। अब मुझे बताइए आप कि ए एक्स वेक्टर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर, और इससे पहले क्या था, ये मोड लगा हुआ, बोलिए हाँ है ना। तो ये मोड अप्लाई होंगे अकेले अकेले के लिए, तो ए एक्स वेक्टर के साथ मोड आएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। इस होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए वाई वेक्टर का होल स्क्वायर और प्लस 2a। ए क्या है बच्चों, ए क्या है यहां पर, ए वेक्टर, बोलिए हाँ है ना। कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर, ठीक है। कौन सा वेक्टर, ए वाला वेक्टर में क्या, मोड, और गुना में क्या, बी वेक्टर का मोड, बोलिए हाँ है ना। चलिए ठीक है। अब ए वेक्टर का, ए का स्क्वायर बराबर में ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर। और बच्चों एक्स था ना, एक्स है, वाई है, ए एक्स है और ए वाई है, ठीक है। तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई के वेक्टर का मोड का स्क्वायर का मतलब ए वाई स्क्वायर, और प्लस यहां पर 2 ए एक्स वेक्टर और 2 ए वाई वेक्टर है ना, 2 ए वाई वेक्टर। बोलिए बच्चों, आपको पता है कि ए एक्स वेक्टर जो है और ए वाई वेक्टर जो है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं यहाँ पर, ये लंबवत। ए एक्स इस दिशा में
तो ए वाई क्या होगा इस दिशा में, बोलिए हाँ या ना, पक्का ना। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जो ए एक्स और ए वाई होता है यह दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसीलिए इन दो सदिशों का जो गुणनफल होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 0। वो क्या हो जाता है 0, ठीक है ना। इन दो सदिशों का जो दो है ना एक दूसरे के लंबवत सदिश हैं, उन दो सदिशों का जो गुणनफल है वो क्या हो जाता है 0, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहां से मेरे पास ए वेक्टर का सॉरी ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर और प्लस ए वाई का स्क्वायर, बोलिए हाँ है ना। और फिर यहां से बच्चों ए का स्क्वायर है, तो ए के स्क्वायर की जगह अगर हम लोग ए निकालना चाहते हैं, ए का मतलब हो गया कि ए सदिश का परिमाण, तो बराबर में क्या आ जाएगा रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, बोलिए हाँ है ना। तो इस तरह से आप ए का क्या कर सकते हैं, परिमाण निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर दो लंबवत सदिश हों तो इन दो सदिशों के है ना जो गुणनफल होते हैं वो कितना आता है 0, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत। तो यह है बच्चों यहां से सदिश के परिमाण निकालने। वियोजन आपने देख लिया, किसी सदिश का दो द्विविमीय है ना दिशा में जो है ना उसका वियोजन करना। क्या ये सब आपके कैमरा में विजिबल है, बिल्कुल बोलिए हैं। ओके बच्चों, यहां से ए वाई वेक्टर बराबर आप क्या निकाल सकते हैं, कल मैंने बताया था आपको कि ए वाई वेक्टर सदिश बराबर होता है परिमाण और गुणा में दिशा, तो दिशा क्या हो जाएगा जे कैप। बोलिए बच्चों, जो द्विविमीय दिशा है उसमें एक्स अक्ष के अनुदिश दिशा को दिखाने के लिए हम लोग किसे दिखाते हैं आई कैप से, और वाई के अनुदिश दिशा को दिखाने के लिए जे कैप से, बोलिए हाँ है ना। तो बच्चों ए वाई वेक्टर बराबर आप क्या लिख सकते हैं ए वाई जे कैप, है ना। और बच्चों ए एक्स वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, जो ए एक्स वेक्टर है उसको बराबर क्या लिख सकते हैं ए एक्स और गुना में आई कैप, बोलिए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बोलिए। तो बच्चों यहां पर जो हमने कहा था वो कहा था कि ए वेक्टर बराबर, अगर इस फर्स्ट समीकरण की बात करें तो फर्स्ट समीकरण को इस प्रकार से भी लिखे जा सकते हैं। कैसे लिखे जा सकते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से कैसे कि ए वेक्टर बराबर जो ए एक्स वेक्टर है उसको कैसे लिख सकते हैं ए एक्स गुना आई कैप और प्लस ए वाई वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं ए वाई गुना जे कैप, बोलिए हाँ है ना। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे जो सदिश था हमारा उसका एक्स वाला घटक वाई वाला घटक, एक्स के घटक वाई कैप से, वाई के घटक को जे कैप से, बोलिए हाँ है ना। इस तरह से बच्चों अगर कोई मेरे पास सदिश होगा बी वेक्टर तो इसके सदिश को वियोजित करेंगे एक्स और वाई के दिशा में, तो क्या लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप और प्लस बी वाई जे कैप, बोलिए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक। किसी दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण कैसे निकाल सकते हैं वो आपने देख लिया। किसी दो सदिशों का परिमाण, अगर वह दो सदिश एक दूसरे के क्या है लंबवत है ना, एक दूसरे के समकोणिक हैं, तब उस सदिश का परिणामी सदिश का जो परिमाण होता है, परिणामी सदिश का परिमाण है ना, यह कौन सा सदिश था परिणामी सदिश का परिमाण है ना, परिणामी सदिश का परिमाण, परिमाणी सदिश का है ना, परिणामी सदिश का क्या निकालना है परिणाम है ना, परिणामी सदिश का क्या चाहिए आपको परिणाम चाहिए है ना, परिणामी सदिश का परिमाण है ना। परिणामी सदिश का परिमाण है ना, वो होता है ए एक्स रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, बोले कोई दिक्कत। तो बी वेक्टर बराबर में बी एक्स आई क्या प्लस बी वाई जे का। मान लीजिए मैंने कोई उदाहरण के तौर पे मैंने आपको जो है वो आपको क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा कि कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति है हमारे पास, वह व्यक्ति 6 आई कैप
एवं 5 जे कैप का विस्थापन करता है। क्या करता है? विस्थापन करता है। ये क्वेश्चन के तौर पे ही समझ लीजिएगा कि व्यक्ति 6 आई कैप एवं 5 जे कैप का विस्थापन करता है, तब हमें परिणामी, ठीक है, तब हमें परिणामी विस्थापन का परिमाण बताएं। क्या बताना है? परिमाण बताएं। तो बोलिए आप कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे भाई साहब? कैसे बताएंगे? तो आंसर कैसे होगा? अभी अभी आपने देखा है कि दो जो समकोणिक सदिश होते हैं, समकोण होते हैं ना, 90 डिग्री के कोण पे होते हैं भाई। 6 आई कैप किस दिशा में होगा? इस दिशा में कहीं होगा। 5 जे कैप किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा। बोलिए हाँ है ना। ये 6 आई कैप हो सकता है, ये क्या हो सकता है? 5 जे कैप हो सकता है। बोलिए हाँ है ना। इसी सदिश को हम लोग यहां भी मान सकते हैं। बोलिए हाँ है ना। बोलिए। और इन दो सदिशों को मिलाने वाली एक नया सदिश होगा, यही तो परिणामी को व्यक्त करेगा। बोलिए हाँ है ना। बोलिए, यही 5 जे कैप के बराबर होगा। और ये परिणामी सदिश क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस। आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 5 जे कैप और प्लस 6 आई कैप। किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सदिश जो है वो क्रम विनिमय और साहचर्य का नियम क्या करता है? पालन करता है ना। तो आर वेक्टर बराबर 5 जे कैप और प्लस 6 आई कैप लिख सकते हैं आप। बोलिए। अब अगर इसका परिमाण चाहिए तो परिमाण बराबर में क्या होता है? रूट अंडर भाई किसी एक दिशा के अनुदिश के सदिश का स्क्वायर, तो 6 आई कैप का स्क्वायर। या फिर सीधा लिखे हुआ है ए एक्स। एक्स का मतलब कि एक्स के अनुदिश जो, देख लो ए एक्स भाई, एक्स के दिशा के अनुदिश जो परिमाण था, दिशा को नहीं लिख रहे हैं, केवल परिमाण को लिख रहे हैं। तो परिमाण क्या है? आई कैप की दिशा में 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस बच्चों ये जो ए वाई है वो ए वाई क्या है आपका? ए वाई है वाई के अनुदिश, जे कैप का मतलब वाई वाले दिशा के अनुदिश वैल्यू। तो वैल्यू का स्क्वायर, वैल्यू क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से यहां पे आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? आर का वैल्यू आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 36 प्लस 25। बोलो हाँ है ना। तो आर बराबर में आ गया रूट अंडर 6, 5, 11, 3, 2, 5 और 1, 6, 61। बोलो हाँ है ना। तो ये परिणाम है, इसका परिमाण आ गया, वैल्यू आ गई। समझ में आई ये सब माजरा? एकदम समझ में आ गया जो मैं बता रहा था? मिटा दिए जाए इसको। ओके। किसी सदिशों का वियोजन देख लिया आपने? चलिए बच्चों देखिए, हम लोग देखने वाले हैं किसी सदिश का त्रिविमीय वियोजन। ठीक है, किसी सदिश का त्रिविमीय वियोजन। कौन सा वियोजन? त्रिविमीय वियोजन है ना। 3 दिशाओं में किसी सदिश का वियोजन। ओके, मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, इस एक्स एक्सिस के
दिशा को, y एक्सिस की दिशा को और z एक्सिस की दिशा को किससे दिखाते हैं आप सबको बखूबी पता है। ठीक है, तो किसी सदिश जो मूल बिंदु O से, ठीक है, इस तरह से A वेक्टर के रूप में व्यक्त किया गया है, तो इनका जो है हम लोग वह क्या निकाल सकते हैं, इसका हम लोग बच्चों यहां से A वेक्टर का हम लोग घटक निकाल सकते हैं, है ना, अलग अलग दिशा में। बोलिए हाँ या ना, निकाल सकते हैं बच्चों, पक्का, एकदम पक्का निकाल सकते हैं हम लोग इसका। बोलिए हाँ या ना, इनका क्या निकाल सकते हैं हम लोग, घटक निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, घटक निकाल सकते हैं। ओके, इसका हम लोग बच्चों क्या निकाल सकते हैं, घटक निकाल सकते हैं। ये देखिए कुछ दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है भाई, त्रिविमीय सतह दिख रहा है आपको, ये क्या त्रिविमीय सतह लग रहा है आपको, देखिए थोड़ा गौर से, क्या लग रहा है, देखिए गौर से देख सकते हैं आप, क्या लग रहा है आपको त्रिविमीय सतह, देखिए देखिए क्या लग रहा है, क्या मेरा फिगर एकदम लग रहा है आपको फिगर की तरह, देखिए देखिए बताइए, क्या आपको मेरा फिगर की तरह लग रहा है, देखिए देखिए बताइए। ये तो बच्चों आपका जो है वो क्या है, देखिए क्या त्रिविमीय सतह की तरह लग रहा है आपको, लग रहा है। दिस इज ए वेक्टर बच्चों, कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर। बोलिए हाँ या ना, इस ए वेक्टर का घटक होगा किस दिशा में, इस दिशा में, एक्स की दिशा में। बोलिए हाँ या ना, जिसका क्या नाम होगा, ए एक्स वेक्टर। बच्चों इस ए वेक्टर का घटक होगा वाई की दिशा में, जिसका क्या नाम होगा, ए वाई वेक्टर। इस ए वेक्टर का घटक होगा जेड की दिशा में, बताइए आप, जिसका क्या नाम होगा, ए जेड वेक्टर। ए वेक्टर एक्स के साथ कितना कोण बनाएगा, अल्फा, वाई के साथ बीटा। बोलिए हाँ या ना, और जेड जेड जो बनाएगा वो कितना बनाएगा, गामा। ठीक है, कितना बनाएगा बच्चों, गामा, है ना, बिल्कुल। तो अब आप देख रहे हैं कि ए वेक्टर का घटक, जैसे हम लोग दो सदिशों का घटक निकाला था, ठीक है, मतलब द्विविमीय घटक निकाला था, है ना, किसी सदिश का कौन सा घटक निकाला था, द्विविमीय घटक, है ना, द्विविमीय घटक निकाला था किसी सदिश का, तो आया था ए वेक्टर बराबर में ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। बोलिए हाँ या ना। उसी तरह से अगर हम लोग किसी सदिश का त्रिविमीय घटक निकाले, तीन दिशाओं में घटक निकाले, तो इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर में ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। क्यों, क्योंकि इस ए वेक्टर का जो प्रभाव है, जो बंटवारा है, वो एक्स की दिशा में हो गया है, यहां तक ए एक्स हो गया हमारा, यहां तक ए वाई हो गया है, और यहां तक ए जेड हो गया है। इन सदिश का जो प्रभाव है, जो घटक है, वो तीन दिशाओं में निकल चुका है। बोलिए हाँ या ना, पक्का, बिल्कुल इन तीन दिशाओं में जा चुका है। अब बच्चों पहले की तरह ही अगर हम लोग यहां पर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ए वेक्टर को इस प्रकार लिख सकते हैं भैया, ए वेक्टर बराबर में ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। बोलिए हाँ या ना, पक्का। इसी प्रकार बच्चों अगर हम लोग ए वेक्टर का परिमाण निकालना चाहते हैं तो हम लोग इसको क्या कर दें, उस वेक्टर का जो है ना हम लोग स्क्वायर कर दें, तो क्या हो जाएगा, इन सभी सदिशों का वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, पक्का, ए जेड के वेक्टर का स्क्वायर। बच्चों जैसे सदिश स्क्वायर हो जाएगा तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर। बोलिए, सदिश सदिश का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर।
अब देखो इसका लिखे जाने का मतलब क्या है, इसका मतलब लिखे जाने का मतलब बच्चों ए वेक्टर और गुना में ए वेक्टर, बस जैसे बच्चों दो सदिश गुना होते हैं तो उसका जो वैल्यू है दो सदिश गुना होकर के दे देता है 1, और ए गुना ए कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, या फिर बच्चों ऐसे भी समझो, ए वेक्टर का मतलब कितना होगा, ए और गुना में कोई ना कोई इसकी दिशा होगी एन कैप। ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि सदिश के पास कोई ना कोई परिमाण होगा और कोई ना कोई दिशा होगी। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल बराबर। बच्चों ए एक्स वेक्टर का स्क्वायर क्या लिख सकते हो, ए एक्स वेक्टर और मल्टीप्लाई बाय ए एक्स वेक्टर। बोलो हाँ या ना, प्लस ए वाई वेक्टर बराबर ए वाई वेक्टर के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए वाई वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए वाई वेक्टर। उसी तरह से जेड का ए जेड वेक्टर और मल्टीप्लाई बाय ए जेड वेक्टर। बोलो हाँ या ना, बराबर। ए एक्स वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय आई कैप। ए एक्स वेक्टर का मतलब ए एक्स मल्टीप्लाई बाय आई कैप। बोलो हाँ या ना। बच्चों ए वाई वेक्टर को क्या लिख सकते हो, ए वाई और गुना जे कैप और मल्टीप्लाई बाय ए वाई और गुना में जे कैप, प्लस ए जेड वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो बच्चों, ए जेड मल्टीप्लाई बाय के कैप और ए जेड मल्टीप्लाई बाय के कैप। बोलो हाँ या ना। ये बच्चों हमने क्या लिखा है, द्विविमीय घटक किस तरह से होते हैं, तो इसी प्रकार तीन दिशाओं में की सदिश का घटक कितना हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है, ऐसे भी कुछ हो सकता है, यहां करके ऐसे भी लिख सकते हो। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। फिर उसके बाद बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब यहां पे हमने क्या निकाला है, हमने कहा कि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, परिमाण चाहिए था। किसी सदिश का अगर परिमाण निकालना तो हम उसका क्या कर दें, वर्ग कर दें। बोलो हाँ या ना, पक्का। इसका अगर आपने वर्ग किया बच्चों तो ये सभी वर्ग हो जाएंगे, मतलब कहे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अंत में आ जाएगा 2abc, है ना। तो तीनों जो है एक दूसरे के लंबवत हैं, तो अंत में जो बच्चों यहाँ पे जो अंत में आने वाला है 2a वेक्टर है ना, ए एक्स वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी सॉरी ए वाई वेक्टर और मल्टीप्लाई बाय ए जेड वेक्टर, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है ना, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बोलो हाँ या ना, क्योंकि तीन लंबवत सदिशों का जो गुणनफल है वो क्या होता है, 0। ओके, बराबर। अब बच्चों इस दो सदिशों का मतलब a गुना में a क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और एन कैप गुना एन कैप, एन कैप और गुना एन कैप, तो एन कैप का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, परिमाण। तो बच्चों जब बचाओ जल्दी से, तुम बताओ कि एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 स्क्वायर। किसी सदिश का एकांक सदिश का स्क्वायर किया तुमने, और किसी सदिश का स्क्वायर क्यों निकालते हो तुम, क्योंकि परिमाण निकालना है। दैट मींस इस एकांक सदिश का स्क्वायर का मतलब है कि एकांक सदिश का परिमाण लिखिए, और इसका परिमाण कितना होता है, 1, तो ए स्क्वायर गुना में 1। बोलो हाँ या ना, बराबर। बच्चों आई कैप गुना आई कैप मतलब क्या हो गया, आई कैप का स्क्वायर, और ए एक्स गुना ए एक्स कितना हो गया, ए एक्स का स्क्वायर। तो अंत में क्या बचेगा, भाई आई कैप एकांक सदिश का स्क्वायर का मतलब इसका परिमाण, परिमाण कितना होता है 1, तो केवल क्या बचेगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस, यही बात यहां पे हो जाएगी, ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। मजा आया, समझ में आया। तो बच्चों अब यहां से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब बच्चों मान लो तुम्हें दे रखा है कि किसी स्थिति में किसी सदिश का विस्थापन 6i कैप है, 4j कैप है, 3k कैप है ना। किसी स्थिति में है ना, किसी भी समय पर किसी वस्तु का विस्थापन इतना है, ठीक है। तो इन तीनों सदिशों के कारण उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन को बताइए, परिणामी विस्थापन को बताइए और परिणामी विस्थापन का परिमाण बताइए। तो आपको पता है कि परिणामी विस्थापन इन तीनों का योग होगा, ठीक है भाई। परिणामी सदिश जो भी होगा, मान लीजिए परिणामी सदिश का विस्थापन आपने आर वेक्टर से दिखाया, तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर और प्लस आर जेड वेक्टर। बोलिए हाँ या ना। विस्थापन को दिखाया आपने, आर एस वेक्टर का वैल्यू यहां दे रखा है, आर एस वेक्टर बराबर क्या होता है, परिमाण और गुणांक दिशा। परिमाण कितना है 6 और दिशा कितना है आई कैप। भाई आर वाई वेक्टर क्या है, तो आर वाई वेक्टर बराबर हो जाएगा आर वाई का परिमाण, परिमाण कितना है 4 और दिशा कितना है जे कैप।
भाई आर जेड वेक्टर का मतलब क्या है, परिमाण और गुना में दिशा। इसको लिख दोगे, फिर आपको आर वेक्टर का परिमाण चाहिए, परिमाण का मतलब स्क्वायर कर दो, और जब तुम स्क्वायर कर दो तुम्हें पता है ये सारे स्क्वायर हो जाते हैं, और सारे स्क्वायर गए, फिर आर को यहाँ से रूट से स्क्वायर से फ्री करोगे तो ये किसके अंदर चला जाएगा, रूट के अंदर, और अंदर क्या हो जाएगा, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर और प्लस आर जेड का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो बच्चों अगर परिणामी, ठीक है ना, अगर परिणामी तुम्हें विस्थापन ज्ञात करना है और उसका परिमाण निकालना है तो सभी अलग अलग घटकों का, इस आर के परिणामी सदिश का, आर वेक्टर का जो अलग अलग घटक है एक्स और वाई और जेड की दिशा में, उन सभी घटकों के वर्ग करके क्या कर दो, इसको जोड़ कर दो और इसको रूट के अंदर लेके चले जाओ तो आर वेक्टर मिल जाएगा। मतलब आर वेक्टर का जो है ना परिमाण मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये कौन से वियोजन है, त्रिविमीय योजन है। मतलब किसी सदिश का, भाई त्रिविमीय योजन क्यों कहलाया, क्योंकि किसी सदिश का प्रभाव या घटक तीन, ठीक है, तीन दिशाओं में, कितने दिशाओं में, तीन दिशाओं में ज्ञात करते हैं, तीन दिशाओं में ज्ञात करते हैं। बोलो हाँ या ना। ओके, इसलिए त्रिविमीय योजन कहलाता है। समझ में आ गई? बिल्कुल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है 3.6, ठीक है, सदिशों का योग और विश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, ऐसी टॉपिक आ रहेगी बच्चों। वियोजन खत्म है, ठीक है, वियोजन मैंने समझा दिया है। बस एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इस पर आधारित, वहां पर क्या पूछ सकता है, तो त्रिविमीय योजन क्या होते हैं और किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत होगी तो मैं तो हूं ही समझाने के लिए। बस आप देख लीजिए त्रिविमीय वियोजन का मतलब क्या होता है, त्रिविमीय वियोजन को व्यक्त कैसे करते हैं, इसका फिगर क्या होता है, ठीक है, उसका परिणामी सदिश का फॉर्मूला क्या होता है ना, परिणामी सदिश को दिखाते कैसे हैं, यह बात आप बस आप देख लीजिए और ज्यादा कुछ नहीं देखना है। ठीक है, चलिए, त्रिविमीय सदिश देखने में कैसे होते हैं, किधर किधर होते हैं, ये सब आपने देख लिया है ना। तो हम लोग देखेंगे सदिश योग का विश्लेषणात्मक विधि। बच्चों इससे पहले हम लोग सदिश को जोड़ने के लिए क्या कर रहे थे, सदिश योग का नियम अनुसरण कर रहे थे। बोलिए हाँ या ना। त्रिभुज का नियम लागू कर रहे थे। बोलिए हाँ या ना। सदिश योग का नियम ला रहे थे। 3.6 क्या है, सदिशों का योग, सदिशों का योग। और कौन सा विधि, वह विश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि। बोलिए हाँ है ना। बिल्कुल, कौन सा विधि है ये, विश्लेषणात्मक विधि, है ना। कौन सा विधि है ये, विश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, कौन सा विधि है विश्लेषणात्मक विधि। देखिए बच्चों ये विश्लेषणात्मक विधि क्या है, हमने कहा देखो कि बस इससे पहले हम लोग सदिश को जोड़ने के लिए, ठीक है, सदिशों का योग करने के लिए, सदिशों का योग करने के लिए कौन कौन से नियम थे हमारे पास, त्रिभुज का नियम है या नहीं है, और दूसरा समांतर चतुर्भुज का नियम। बोलिए यही थे बच्चों। इससे इस दोनों से हम लोग क्या कर रहे थे, परिणामी, ठीक है, परिणामी सदिश का, परिणामी सदिश का, ठीक है, दिशा ज्ञात कर रहे थे, दिशा ज्ञात कर रहे थे बच्चों। अगर मान लो उसमें हम लोग लिख रहे थे क्या, कि अगर आपको मान लो कि इस x दिशा में और y की दिशा में मान लो कोई सदिश जो है वह इस तरह से a वेक्टर दिखाया हुआ है, इसके दो घटक होंगे,
एक तो x के दिशा में और एक घटक होंगे किस दिशा में, y के दिशा में। बोलो हाँ या ना। तो आप क्या लिखे थे यहां पर, a वेक्टर बराबर लिखते थे ax वेक्टर और प्लस ay वेक्टर। बोलो हाँ या ना, लिखते थे। बस तो जल्दी से मुझे बताओ कि a वेक्टर बराबर ax वेक्टर को क्या लिखोगे, ax गुना में आई कैप प्लस, और ay बराबर क्या लिखोगे, ay और गुना में जे कैप। पक्का? ओके, कंफर्म? ठीक है। अब मान लो बच्चों क्या कि मुझे दो सदिशों को जोड़ना था, यहां पर हम वियोजन निकाले थे, ए वेक्टर का ही वियोजन था, ax वेक्टर और ay वेक्टर था या नहीं था, इसी किसी एक सदिश का वियोजन था, तो आप ऐसे जोड़ रहे थे। बोलो, मान लो तुम्हारे पास एक कोई a वेक्टर है एंड कोई b वेक्टर है, और इन दोनों का क्या करना है, योग करना है। कौन सा योग, सदिश योग। इन दोनों का योग जो है वो क्या आएगा, परिणामी आएगा, तो आर वेक्टर। दोनों का योग करना है, दैट मींस आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आर वेक्टर बराबर, बच्चों यहां पर तुम ए वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो भाई, ए वेक्टर अगर कोई सदिश है किसी भी जगह पर रखा हुआ तो उसके दो घटक होंगे, मतलब ए वेक्टर का वियोजन के रूप में जो है ना समीकरण लिखा जा सकता है क्या, कि ए वेक्टर बराबर ए एक्स वेक्टर और प्लस ए वाई वेक्टर। उसी तरह से बच्चों अगर कहीं पर बी वेक्टर लिखा हुआ था तो बी वेक्टर को वियोजन के रूप में लिखा जा सकता है, बी वेक्टर बराबर में, यस वेरी गुड, सही है, आप सही बोल रहे हैं भाई, बी एक्स वेक्टर और प्लस बी वाई वेक्टर। बोलो हाँ या ना। हम लोग यहां से लिख सकते हैं बच्चों आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर को क्या लिखोगे, ए एक्स वेक्टर और प्लस ए वाई वेक्टर, प्लस बी वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, बी एक्स वेक्टर और प्लस बी वाई वेक्टर। बोलो हाँ या ना। क्या तुम ए एक्स वेक्टर को ऐसे नहीं लिखोगे कि ए एक्स गुना में आई कैप, क्या तुम ए वाई वेक्टर को ऐसे नहीं लिखोगे ए वाई गुना में जे कैप और प्लस बी एक्स वेक्टर को तुम ऐसे नहीं लिखोगे बी एक्स गुना में जे कैप और प्लस बी वाई वाले को नहीं लिखोगे कि बी वाई और गुना में जे कैप। अरे भाई साहब, आई कैप और आई कैप वाले को इकट्ठा कर लो, दोनों का दिशा एक तरफ है, और ये तो परिमाण है ना, परिमाण का मतलब वैल्यू, वैल्यू को जोड़ने के लिए थोड़ी ना दिशा देखना पड़ता है, तो इस वैल्यू को जोड़ ही सकते हो, बस आई कैप कॉमन ले लो, तो आई कैप कॉमन हो गया, अंदर क्या हो जाएगा ए एक्स और प्लस बी एक्स। बोलो हाँ या ना, प्लस भाई ये दो जे कैप वाले हैं तो जे कैप कॉमन ले लो और अंदर क्या लिख दो ए वाई और प्लस बी वाई। बोलो हाँ या ना। इस तरह से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा। भाई कितना मजेदार था। आर वेक्टर बराबर में ए एक्स प्लस बी एक्स गुना आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई गुना जे कैप। बोलो हाँ या ना। भाई इस ए वेक्टर को हम लोग दो दिशाओं में वियोजित कर दिए, इस बी वेक्टर को दो दिशाओं में वियोजित कर दिए, और दोनों के जो संबंधित, एक दूसरे के जो संबंधित वियोजित सदिश था उनको योग कर दिए, तो इस तरह से आ गया। अच्छा चलो ये बताओ, तुम आर वेक्टर को, अगर कोई सदिश आर है तो उसको वियोजन के रूप में तुम कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे भाई, आर वेक्टर बराबर लिखोगे आर एक्स वेक्टर और प्लस आर वाई वेक्टर, यही ना लिखोगे। इसका नाम सेकेंड समीकरण मानो और इसका नाम फर्स्ट समीकरण मानो। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो भाई, परिणामी सदिश कोई आर वेक्टर है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो भाई, झगड़ा मत करो, बोलो हाँ या ना। और भाई तुम इस सदिश को तुम ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, ये तो हम करते हुए आए हैं ना कि भाई आर वेक्टर बराबर में अगर किसी दो सदिश को जोड़ना है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो जानते हम लोग। कोई सदिश अगर ए वेक्टर है तो उसको हम लोग दो दिशाओं में वियोजित मान सकते हैं, इस तरह से लिख दिया। बी वेक्टर को दो दिशाओं में वियोजित हम लोग इस तरीके से मान सकते हैं, फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और फिर इसको जोड़ने के बाद हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। तो अगर फर्स्ट और सेकंड का तुलना करोगे तो क्या देखोगे, बायां वाला पक्ष बराबर है तो दायां वाला पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आर एक्स, और आर एस वेक्टर को क्या लिख सकते हो, आर एक्स गुना में आई कैप प्लस आर वाई वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो, आर वाई गुना में जे कैप बराबर, और इसको लिख दो, ये क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स और गुना में क्या आई कैप प्लस, इधर क्या लिख सकते हो ए वाई प्लस
बी वाई और गुना में क्या, जे कैप। भाई तुम ही बताओ भाई साहब कि आई कैप और आई कैप, मतलब आई कैप के पीछे क्या है, एक्स प्लस बी एक्स, और आई कैप के पीछे क्या है, आर एक्स। दैट मीन्स अगर हम लोग इस समीकरण को ध्यान से देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एक्स बराबर में ए एक्स प्लस बी एक्स, और फिर आर वाई बराबर में क्या लिख सकते हैं, ए वाई प्लस बी वाई। अरे बोलो मजा आया, नहीं आया, नहीं आया। अब देखो ये समीकरण, ये जो है ना, यहां से निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि किसी दो सदिशों का जो जोड़ने का जो तरीका था हमारा, जो है ना त्रिभुज नियम और हमारा समान चतुर्भुज का नियम, वो किसी एक विमा वाले सदिश के लिए हम लोग जोड़ने के लिए बहुत आसान से हम लोग त्रिभुज नियम और समान चतुर्भुज का नियम प्रयोग कर रहे थे। अगर कोई भाई समतल में गति पढ़ रहे हो ना, तो यहां पर अगर कोई विस्थापन होगा तो उसके दो घटक होंगे, एक्स भी और वाई भी। तीन विस्थापन भी हो सकते हैं, है ना, एक का घटक तीन दिशाओं में भी हो सकता है, एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में। तो अगर ऐसे प्रकार के किसी दो सदिश को जोड़ना है तो तुम क्या करो, उसके है ना अलग अलग जो घटक हैं, आई कैप वाई कैप और आई कैप और जे कैप और के कैप, तो किसी यहां पर किसी दो सदिशों का परिणामी निकालने के लिए उन दो सदिशों के निश्चित दिशा में उपस्थित योग के परिणाम का क्या कर दो, योग कर दो। मतलब कोई दो सदिश है, उससे उस दो सदिशों के संबंध रखने वाली दिशाओं का सदिश का योग कर दो। मतलब ए वेक्टर वाले का जो ए आई कैप वाला जो घटक है, उसके बी वेक्टर के बी एक्स वाले के साथ क्या कर दो, जोड़ दो और लिख दो। अगर तुम्हें ए और बी को जोड़ना है तो एक्स तो निकाल लिया तुमने, अब ए वाई निकाल लो। तो ए वेक्टर वाले का वाई वाला कंपोनेंट, वाई वाला प्रभाव, बी वेक्टर के बी वाले प्रभाव को, बी है ना बी वाई वाले प्रभाव को, इन दोनों को जोड़ कर दो और फिर इनको एक साथ लिख दो। बोलो आए ना। तो यहां से सवाल तुम्हारा कैसे बनेगा कि ये कोई सदिश है हमारे पास जिसका विस्थापन जो है वो 6i कैप और प्लस 2j कैप है, ठीक है। या फिर बोलेगा कि कोई सदिश जो है वो 6i कैप और 2j कैप विस्थापित होता है। कोई दूसरा सदिश है वो हमारे पास 2i कैप और 3j कैप विस्थापित होता है। तो इन दोनों का मुझे परिणामी बताइए, तो हम क्या कहेंगे, परिणामी में निकालना है। तो परिणामी बराबर हो जाएगा आर एक्स आई कैप और प्लस आर वाई जे कैप, यही बोलोगे। फिर बोलोगे भाई आर एक्स बराबर मुझे पता होता है क्या, कि ए एक्स और प्लस बी एक्स। ए एक्स क्या है पहले वाले का 6, तो 6 प्लस, केवल वैल्यू तो लिखना है। और बी एक्स का मतलब क्या है, बी वाले का एक्स वाला प्रभाव, एक्स का मतलब आई कैप वाला, तो कितना है 2, तो कितना आ गया 8। आर वाई निकाल लो यहां से। भाई आर वाई बराबर क्या होता है, ए वाई, भाई पहले वाले का वाई के जे कैप के सामने वैल्यू कितना है 2 प्लस, भाई बी वाई मतलब दूसरे वाले का वाई के सामने कितना वैल्यू है 3, तो कितना आ गया 5। बस इस वैल्यू को जाके रख दो यहां पर। आर एक्स का वैल्यू कितना है 8, तो 8 आई कैप प्लस आर वाई का वैल्यू कितना है 5 जे कैप। देख लो भाई कितना आसान था। इसके लिए तुम त्रिभुज नियम लगाते, फिर दिशा निकालते, फिर क्या क्या लगाते, बोलो इसका वैल्यू निकालना यहां से कितना आसान था ना, है ना। यहां से वैल्यू निकालना कितना आसान था, ठीक है। यहां सदिश योग के नियम का जो है अनुसरण भी नहीं करना पड़ा, सीधा हमने लिख दिया कि भाई आर वेक्टर इधर होगा जिसका एक्स कंपोनेंट इधर होगा, और वो कितना होगा आई कैप 8 आई कैप, और वाई कंपोनेंट कितना होगा 5 जे कैप इस दिशा में, है ना। और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा पास आर वेक्टर परिणामी वाला। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों अगर है ना किसी दो सदिशों का जो ना योग करना हो तो ये विधि का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, अगर उसके पास आई कैप और जे कैप घटक हैं तो, ठीक है ना, या फिर के कैप भी है तो। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। चलो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, हमारे पास है 3.7 जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है समतल में गति। किसमें गति बच्चों, समतल में गति, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा वो है समतल में गति।
समतल में गति। समतल में गति के लिए हम लोग विस्थापन देखने वाले हैं, स्थिति सदिश देखने वाले हैं, ठीक है, वेग देखने वाले हैं और त्वरण देखने वाले हैं। यही है ना आपका। किसी समतल में गति के लिए क्या है कि स्थिति सदिश, विस्थापन और फिर वेग और फिर त्वरण, ये तीनों को हमें समतल में देखना है। इससे पहले हम लोग कहां देख रहे थे? एक विमीय विस्थापन, एक विमीय त्वरण, एक विमीय स्थिति सदिश। अब हमारे दो विमीय या फिर त्रिविमीय विस्थापन होंगे, ठीक है, वेग होगा त्रिविमीय, बोलिए हाँ या ना। इसके बाद त्वरण भी त्रिविमीय होंगे, ठीक है, तो इसको देखेंगे अभी। चिंता मत करना भैया, भागना मत वीडियो छोड़ के, पाप लगेगा। जस्ट मिलते हैं। अगर ये पार्ट मिटाते हुए देखना है तो देखते रहो, वरना इस पार्ट को स्किप कर लो और जस्ट वेट करो। चलो आ जाओ। अब हम लोग देख रहे हैं 3.7, जिसका नाम है किसी समतल में गति। किसी समतल में गति। भाई किसी समतल में गति कैसे होंगे? कैसे हुए किसी समतल में गति? भाई मेरे पास आपको स्थिति सदिश दिखाना है एवं विस्थापन दिखाना है। स्थिति सदिश एवं विस्थापन बताना है, ठीक है, ओके, बताना है। तो बच्चों मान लो कि तुम्हारे पास ये x है और ये y है। कोई मूल बिंदु से विस्थापित हुआ है, वो है किसी समय t पर, जिसका नाम है r वेक्टर, और कोई दूसरे स्थिति में, ठीक है ना, t डैश पर विस्थापित हुआ है, जिसका नाम है क्या? r डैश वेक्टर। बोलिए हाँ या ना। और ये द्विविमीय है। आपको पता है इस r वेक्टर के दो घटक होंगे। यहां से लिखोगे r वेक्टर बराबर में r x वेक्टर और प्लस r y वेक्टर। नहीं लिखोगे? लिखोगे या नहीं लिखोगे? अरे नहीं लिखोगे? अरे बोलो नहीं लिखोगे? जबरदस्ती नहीं लिखोगे? ठीक है लिख दो। r डैश वेक्टर बराबर क्या लिखोगे? r डैश वेक्टर x कंपोनेंट प्लस r डैश y वेक्टर का कंपोनेंट। यही लिखोगे r डैश वेक्टर बराबर। बोलो हाँ या ना? पक्का? तो बच्चों O से लेके P तक द्विविमा के अनुदिश, द्विविमा x और y तल में किसी वस्तु का विस्थापन होना, किसी बिंदु से किसी बिंदु तक जाना, और इन दो बिंदुओं के बीच की जो रेखा है वो क्या कहलाती है? स्थिति सदिश कहलाती है। ठीक है, समझ में आई बात? कि किसी दो विमा के अनुदिश किसी सदिश का मूल बिंदु के सापेक्ष विस्थापन करना, ठीक है, और फिर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? स्थिति सदिश कहलाती है। बोलो हाँ या ना? और फिर बच्चों ये टी डैश और टी, इन दो बिंदुओं के बीच का जो स्थिति है वो क्या कहलाती है? विस्थापन। भाई कोई मूल बिंदु के सापेक्ष में पी बिंदु पर था और कोई मूल बिंदु के सापेक्ष में मान लो कि एन पर चला गया, है या नहीं है? तो बच्चों बताओ तुम कि इन दो बिंदुओं के बीच का किसी सदिश का विस्थापन कितना है? विस्थापन पी और एन हो जाएगा, यही हो जाएगा, डेल्टा आर हो जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बच्चों यहां से विस्थापन डेल्टा आर वेक्टर बराबर क्या होगा? भाई आर डैश वेक्टर और माइनस आर वेक्टर। बच्चों जल्दी से मुझे बताओ डेल्टा आर वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो तुम? आर डैश वेक्टर। आर डैश वेक्टर का मतलब क्या हुआ? आर डैश एक्स वेक्टर, बोलो, प्लस आर डैश वाई वेक्टर माइनस आर वेक्टर को क्या लिख सकते हो? आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। बोलो हाँ या ना? बराबर। बच्चों इसको क्या लिख सकते हो? आर डैश एक्स गुना में आई कैप प्लस आर डैश वाई गुना में जे कैप सॉरी माइनस, इसको क्या लिख सकते हो? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। बोलो हाँ या ना? अब बच्चों आई कैप वाले को इकट्ठा करो ना,
नहीं करोगे, माइनस लगाओगे ना, तो क्या होगा आर एक्स डैश माइनस आर एक्स और मल्टीप्लाई में क्या आई कैप, फिर प्लस इसको क्या लिखोगे जे कैप बाहर हो गया, अंदर क्या लिखोगे, अंदर लिखोगे आर डैश वाई माइनस आर वाई। बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चों पार्टी। मजा नहीं आ रहा है ना, फिजिक्स ना भाई, मजा थोड़ी आता है, ये हिंदी दादी माँ की कहानी थोड़ी ना है, फिजिक्स ना भैया, मजा को ना होला। देखो डेल्टा आर वेक्टर बराबर, बच्चों क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस है ना, मतलब माइनस का मतलब क्या होता है डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब क्या होता है घटाना, किसका घटाना आर डैश और माइनस आर, तो आर डैश और आर भाई दो स्थिति को घटाओगे तो क्या आएगा, विस्थापन ही तो आएगा, कौन सी दिशा में, एक्स की दिशा में, तो डेल्टा आर एक्स वेक्टर, नहीं समझ में आया, अरे बोल लो प्लस, भाई ये अंतर है, अंतर का मतलब डेल्टा, किसका डेल्टा वाई कंपोनेंट वाले का, आर का जो वाई कंपोनेंट होगा, बोलो हाँ या ना। अरे कितना मजेदार था, डेल्टा आर वेक्टर बराबर माइनस का मतलब डेल्टा, बोलो हाँ या ना, आई कैप का मतलब वेक्टर, और आर एक्स मतलब आर डैश माइनस आर, तो आर डैश और आर को घटाओगे तो ये कौन सा कंपोनेंट है, डेल्टा का कौन सा कंपोनेंट, तो आर एक्स कंपोनेंट, आर एक्स प्रभाव प्लस, भाई डेल्टा कहां से आया परिवर्तन से, वेक्टर कहां से आया, दोनों जे कैप मतलब सदिश हैं, और ये कौन सा है, किसका अंतर है भाई वाई कैप वाले का, बोलो हाँ या ना, तो भाई आर वाई, कोई दिक्कत, तो देख लो डेल्टा आर वेक्टर बराबर मतलब विस्थापन का भी दो दिशाओं के अंदर वियोजन होगा, प्रभाव होगा विस्थापन का, डेल्टा आर एक्स वेक्टर प्लस डेल्टा आर वाई वेक्टर, बोलो हाँ ना, और इसी को लिख सकते हो बराबर में डेल्टा आर एक्स और गुना में आई कैप, वेक्टर मत लगाओ, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, किसका परिवर्तन आर एक्स वाले का, और गुना में आई कैप, बोलो हाँ या ना, प्लस बच्चों ये डेल्टा का मतलब परिवर्तन, वेक्टर मत लगाओ तो क्या लिखो आर वाई गुना में जे कैप, बोलो हाँ या ना। अगर दोबारा से तुम इसको खोलोगे तो भाई यही लिखोगे ना, डेल्टा का मतलब होता है माइनस आई कैप है तो आई कैप को बाहर रख दो, और फिर भाई आर एक्स में परिवर्तन था तो आर एक्स का अंतिम वैल्यू किसे दिखाए थे आर एक्स डैश से, और आर एक्स का पहला वैल्यू किसे दिखाए थे भाई सीधा आर एक्स से, देखो यही नहीं बन गया आर डैश एक्स माइनस आर एक्स और गुना में आई कैप, नहीं बना, अरे समझ में आई, वही बात तुम इधर कर सकते हो। अरे मजा आया मजा आया, तुमको मजा नहीं आया, भाई ये क्या था, किसी वस्तु का मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी न किसी स्थिति में होना क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। इस स्थिति सदिश मतलब पी बिंदु का स्थिति किसे दिखाया हमने आर वेक्टर से, आर वेक्टर को क्या लिख सकते हो आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, ठीक है, वो वस्तु किसी समय टी डैश पर इस पी बिंदु को छोड़ करके एन पे पहुंच गया तो उसकी स्थिति सदिश क्या बन गई आर डैश वेक्टर, आर डैश वेक्टर को क्या लिख सकते हो आर डैश एक्स वेक्टर प्लस आर डैश वाई वेक्टर, बोलो है ना, और इन दोनों के पीछे क्या हुआ विस्थापन, तो क्या लिखोगे डेल्टा आर वेक्टर, ये डेल्टा आर क्या है, ये दो विमाओं के अनुदिश विस्थापन है, भाई दो विमीय द्विविमान के अंदर किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होना क्या कहलाता है विस्थापन कहलाता है, लिख लोगे, नहीं लिख लोगे, किसी वस्तु का द्विविमीय विस्थापन, द्विविमीय विस्थापन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है द्विविमीय विस्थापन क्या कहलाता है भाई समतल में विस्थापन कहलाता है, किसी वस्तु का द्विविमीय विस्थापन क्या कहलाता है समतल या फिर समतलीय विस्थापन कहलाता है, कैसा विस्थापन कहलाता है समतलीय विस्थापन कहलाता है, नहीं समझ में आया, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, चलो आगे आ जाओ। अब आते हैं हम लोग किस पे, वेग पे, किस पे आते हैं वेग पे, किस पे आते हैं वेग पे, वेग क्या होता है, वेग वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, अरे नहीं रे बेवकूफ मूर्ख बना रहे हो हमको, मंजूर खुदा होता है, देखो यहां से वेग बताना है, अब भाई वेग बराबर क्या होगा,
क्या होगा? समतलीय, समतलीय विस्थापन, विस्थापन एवं समय अंतराल के अनुपात को, एवं समय अंतराल के अनुपात को, समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं भाई? समतलीय वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या हो जाएगा भाई? v वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? v वेक्टर बराबर, तो हमने कहा विस्थापन, विस्थापन को किसे दिखाए थे? डेल्टा आर वेक्टर से बटा में। तुम ही बताओ जल्दी से, डेल्टा आर वेक्टर बटा में क्या लिखोगे? डेल्टा टी लिखोगे ना? अरे डेल्टा आर वेक्टर बराबर तुमको समीकरण क्या आया था? नहीं देखोगे यहाँ पर, लिखो ना तो क्या लिखोगे? डेल्टा आर एक्स वेक्टर प्लस डेल्टा आर वाई वेक्टर। दिखाऊं कहां लिखे थे? डेल्टा आर एक्स वेक्टर प्लस डेल्टा आर वाई वेक्टर, और बटा में डेल्टा टी। इस डेल्टा टी को अलग अलग भाग करो तो क्या लिखोगे? डेल्टा आर एक्स वेक्टर और बटा में डेल्टा टी प्लस डेल्टा आर वाई वेक्टर और बटा में डेल्टा टी। बोलो हाँ या ना? इसको और क्या लिख सकते हो? डेल्टा आर एक्स मल्टीप्लाई बाय आई कैप प्लस डेल्टा आर वाई क्या लिख सकते हो? डेल्टा आर वाई और गुना में जे कैप, और इधर डेल्टा टी और इधर डेल्टा टी। भाई इसी को तुम लिख सकते हो, इसी को तो तुम लिख सकते हो। डेल्टा आर एक्स बटा में डेल्टा टी क्या बन जाएगा ये भाई? डेल्टा आर एक्स ये विस्थापन है और समय के साथ भाग किया तो विस्थापन बटा में समय, यही तो वेग बनता है। कौन से घटक वाला? एक्स घटक वाला। बोलो हाँ या ना? कौन सा कैप? आई कैप प्लस विस्थापन और बटा समय क्या बनता है? वेग। कौन से घटक का? वाई घटक का। दिशा कौन सा? जे कैप। तो तुमने देख लिया कि तुम्हारे दो विमा में होने वाले वेग को किसे दिखाओगे? वी एक्स वेक्टर या फिर वी एक्स गुना में आई कैप और प्लस वी वाई गुना में जे कैप। देख रहे हो सदिशों का वियोजन कहां तक पीछा कर रहा है? बोलो हाँ या ना? उसी तरह से बच्चों त्वरण लिखोगे। वेग हो गया है खत्म। बोलो हाँ या ना? वेग हो गया है खत्म। बच्चों त्वरण की बात करें हम, जानते हैं आप त्वरण, किसी समतल में त्वरण को कैसे व्यक्त करोगे? कैसे व्यक्त करोगे? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन एवं समय में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बोलो हाँ या ना? पक्का। बच्चों ये जो वेग है और जो त्वरण है आपको पता है ये दो प्रकार के होते हैं। वेग तो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो औसत वेग होता है और दूसरा में ताक्षणिक वेग होता है। ये सब हम लोग को पता है। एक औसत वेग होता है और एक ताक्षणिक वेग होता है। औसत वेग कब बनेगा? औसत वेग का फॉर्मूला क्या होगा? वेग बराबर में क्या हो जाएगा? औसत वेग बराबर में क्या हो जाएगा? डेल्टा आर एक्स बटा में डेल्टा टी और गुना में आई कैप और प्लस डेल्टा आर वाई और बटा में डेल्टा टी और गुना में जे कैप। लेकिन ताक्षणिक वेग कब बनेगा? जब हमारा डेल्टा टी टेंड्स टू क्या होगा? 0। और अगर ऐसा होता है तो कैसे लिखोगे इसको? लिखोगे ताक्षणिक वेग बराबर में क्या लिखोगे? कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, फिर लिखोगे डेल्टा आर एक्स बटा में डेल्टा टी और गुना में आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, फिर क्या लिखोगे? डेल्टा आर वाई और बटा में डेल्टा टी और गुना में जे कैप। क्या ये दिख रहा है आपके कैमरे में? विजिबल है? बिल्कुल। फिर क्या लिखोगे बच्चों? v वेक्टर बराबर, जैसे लिमिट लगाए तो क्या बन जाएगा? डी आर एक्स और बटा में डी टी और गुना में आई कैप और प्लस
जैसे लिमिट लगाए तो क्या बन जाएगा, डी आर वाई और बटा में डी टी और गुना में जे कैप। समझ में आ गई, समझ में आ गई। ताक्षणिक और औसत का कैसे निकलेगा, यही बात यहां पर है बच्चों। त्वरण भी होंगे औसतीय और ताक्षणिक, कैसे होंगे, औसत वाला, बोलिए हाँ या ना, और ताक्षणिक वाला। औसत वाला वेग कैसे निकलेगा, सॉरी त्वरण भी कैसे होंगे, औसत वाले, है ना। औसत त्वरण, औसत त्वरण कैसे निकलेगा, औसत त्वरण, तो औसत त्वरण बराबर निकलेगा, ये वेक्टर बराबर निकलेगा क्या, वेग में बदलाव। किसमें बदलाव, वेग में। तो भाई वेग में बदलाव, डेल्टा v वेक्टर और बटा में डेल्टा t। भाई यहां पे डेल्टा v वेक्टर का मतलब क्या है, उसके भी दो कंपोनेंट, तो डेल्टा vx गुना में i कैप और प्लस डेल्टा vy और गुना में j कैप और बटा में क्या, डेल्टा t। सबको अकेला अकेला भाग कर दो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा vx और बटा में डेल्टा t और गुना में क्या, i कैप प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा वी वाई और बटा में क्या, डेल्टा टी और गुना में क्या, जे कैप। भाई वेग में परिवर्तन और बटा समय में परिवर्तन क्या बन जाता है, एक्सलेरेशन, कौन से घटक वाला, एक्स वाला, क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस। भाई वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन क्या होता है, त्वरण, कौन से घटक वाला, वाई वाला, इसमें मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, जे कैप। बोलो हाँ या ना। तो इस तरह से तुम्हें औसत त्वरण का वैल्यू क्या आ गया, औसत त्वरण का वैल्यू आ गया आपके पास क्या, औसत त्वरण का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, आ गया मेरे पास ए एक्स आई कैप और प्लस ए वाई जे कैप। बोलिए हाँ है ना। बच्चों ताक्षणिक त्वरण का क्या हो जाएगा, बस वही वाली बात, पहली वाली बात, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, फिर डेल्टा वी एक्स बटा में डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा, लिमिट लगाओगे ना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, बोलो हाँ या ना, डेल्टा वी वाई और बटा में डेल्टा टी और गुना में क्या, जे क्या। तो बच्चों ये जैसे ही कंडीशन लगाते हुए ये लगाए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी वी एक्स, डी वी एक्स और बटा में डी टी और गुना में आई कैप और प्लस ये क्या बन जाएगा, ये लिमिट जैसी लगा दिए, डी वी वाई और बटा में डी टी और गुना में जे कैप। बोलो हाँ या ना, हो गया, ताक्षणिक त्वरण बराबर निकल गया। बोलो, तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन था बच्चों समतल में गति के लिए। बोलो कोई दिक्कत, एक बार बुक से थ्योरी को देख लीजिएगा और इस पूरे डेरिवेशन को देख लीजिएगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। इसके आगे हम आगे ट्राई करते हैं। थैंक यू।